नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज दिन भर बहुत नाटकीय रहा संसद के अंदर, क्योंकि संसद में आज अचानक से जब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई, सुबह तो किरण रिजिजू निकल कर आए और उन्होंने कहा कि अमित शाह जो गृह मंत्री है वो अब चर्चा के लिए तैयार हैं। वो केवल स्टेटमेंट ही नहीं देंगे बल्कि फुल फ्लेजेड चर्चा होगी जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई थी। उसके बाद ये खेल था या एक प्लॉय जिसको कहते हैं कि आप इंडिया अलायंस को बांट दीजिए दो इश्यूज पर, क्योंकि उसके बाद अखिलेश यादव की एक बाइट आई। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए तो दोनों मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। हमारे लिए राम मंदिर की चोरी का मुद्दा उतना ही जरूरी है जितना कि छात्रों की बर्बरता वाला जो मुद्दा है। दोनों इश्यूज इंपॉर्टेंट है। और सरकार की चाल ये थी, या उन्होंने सोचा ये होगा कि अब हम ये बोलकर और हम पिंड छुड़ा लेंगे और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कह देंगे कि आपस में लड़ो, और फिर हम देखेंगे चर्चा होगी नहीं होगी, पार्लियामेंट को एडजॉर्न कर देंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि अब मानसून सत्र के केवल 3 दिन बचे हुए हैं। 21 दिनों से सरकार को चर्चा की याद नहीं आई, लेकिन अचानक से 3 दिन पहले ये पता चल रहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अभी शाम को थोड़ी देर पहले ही, बस अभी मुश्किल से थोड़ी देर पहले, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राहुल गांधी ने यह साफ कहा कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनकी फैंटेसी कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए देश तैयार नहीं है। फैंटेसी कॉन्वर्सेशन को अगर हिंदी में मैं अनुवाद करूं तो इसका मतलब यह है कि वो जैसे आके जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं, कभी नेहरू जी पर तो कभी इंदिरा गांधी पर, वो सब नहीं चलेगा। उनको पिन पॉइंटेड सवालों के जवाब देने होंगे। और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि पेलेट गन किसने चलाई थी, फायरिंग के ऑर्डर्स किसने दिए थे, और अगर अमित शाह ने दिए हैं या नहीं दिए हैं उसको स्पष्ट करें, लेकिन अमित शाह को जाना होगा। ये बात राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मीडिया के सामने कहा। उन्होंने 3-4 सवाल भी लिए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हमारे लिए दोनों मुद्दे नॉन नेगोशिएबल हैं, चाहे वो राम मंदिर की चोरी का मुद्दा हो या फिर छात्रों के ऊपर हुई बर्बरता का। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या हो सकता है। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर बीजेपी के ऊपर क्या होगा? क्या बीजेपी का जो रचा हुआ पूरा ड्रामा था, क्या आज वो फेल हो गया? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आयुष्मान पांडे राजनीतिक विश्लेषक है, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका स्वागत है। शाही साहब से शुरू करती हूँ कि शाही साहब, आज सरकार की मंशा क्या थी जब किरण रिजिजू निकल कर आए और कहा कि चर्चा के लिए गृह मंत्री तैयार हैं? तो क्या ये एक ड्रामा था जिसमें कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लड़ाने की कोशिश पहले की जा रही थी? नीलू जी देखिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, उन्होंने स्पष्ट बता दिया मुद्दे दो हैं। छात्रों का मुद्दा है महत्वपूर्ण, दूसरा चंदा चोरी, राम मंदिर में चंदा चोरी। तो उन दोनों मुद्दों को दोनों लोगों ने एड्रेस किया है। लीडर ऑपोजिशन ने भी लोकसभा, लीडर ऑपोजिशन राज्यसभा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा। तो इसमें कहीं कोई सवाल किंतु परंतु नहीं है। खुद बाहर धरने पर सुबह सुबह आप देख रहे धरना दिया जा रहा हो, तो पूरा विपक्ष है, एक आध पार्टियों को छोड़कर जो मोदी के साथ अलाइन है उनको छोड़ दीजिए, पूरा इंडिया इंडिया अलायंस इंटैक्ट है। सवाल ये है कि किरण रिजिजू जी का जो बयान है, वो बयान एक तरीके से लोकसभा और संसद का अपमान है। किरण रिजिजू ने कहा कि अमित शाह आएंगे संसद के अंदर तो आप हल्ला नहीं करेंगे। पहली चीज, अमित शाह क्या एहसान कर रहे हैं संसद के अंदर आके, लोकसभा के अंदर आके? वो गृह मंत्री हैं, उनका काम है, उनको आना है, ये उनकी ड्यूटी, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी उत्तरदायित्व है, उनकी जवाबदेही है। और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इस्तीफा देकर अपना घर बैठे। 20 तारीख को जो लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जो छात्रों छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, खासकर लड़कियों के साथ जिस तरीके से मार पिटाई की गई है, अशोभनीय कार्य हुआ है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा पीछे से धक्का देकर और बदतमीजी करने की जो कोशिश की गई लड़कियों को, पुलिस, मेल पुलिस के द्वारा, पुरुष पुलिस के द्वारा झापड़ मारा गया लड़कियों को, पैलेट गन चलाया गया, लड़कियों को लगा भी है, कील लगी हुई लाठियां चलाई गई। और इसके साथ साथ बिहार में जो आदेश दिया है
अमित शाह ने गोली चलाने के लिए AK-47 चलाया है सीवान में पुलिस ने, और जहानाबाद में सेमी ऑटोमेटिक राइफल से गोली चली है, इसकी सबकी जवाब। आपकी आवाज नहीं आ रही है शाही साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ अमित रही शाह अब को आ रही जवाब देना होगा, अमित शाह को जवाब देना होगा संसद के आके आकर, अमित शाह का इस्तीफा भी होगा, और नरेंद्र मोदी को माफी मांगे, नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होने वाले समय में। नहीं, लेकिन और ये आज भी जो तो हो सकता है ना झारखंड कि में, नहीं शाही साहब, ये भी तो हो सकता है कि कल बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हो और उसके बाद मीटिंग में ये तय हो कि ठीक है हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में उन सवालों के जवाब ही ना मिले जो राहुल गांधी ने पूछे हैं या खड़गे जी ने पूछा है, ये भी तो हो सकता है। ये सवाल तो देश का छात्र पूछ रहा है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी तो उस आवाज को अपनी आवाज बनाकर विपक्ष का काम कर रहे हैं। इस देश का हर छात्र पूछ रहा है, हर छात्रा पूछ रही है, हर परिवार का सदस्य पूछ रहा है, जिसका बच्चा KG में पढ़ रहा हो, चाहे PhD कर रहा हो, हर परिवार का व्यक्ति इस समय आहत है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे धर्म को मानता हो, चाहे नहीं मानता हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे पसमानदा हो, सब परिवारों में इसको लेकर चिंता है कि ये मौजूदा सरकार हमारे बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ के साथ खिलवाड़ कर रही है, अंधकार में डाल दिया। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं संसद के अंदर आकर, और इनको जवाब देना होगा। और जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ उसकी निंदा करते हैं, और हम छात्रों के डिमांड के साथ हैं, और कोई भी लाठी छात्रों के ऊपर पड़ रही है वो ठीक नहीं। अभी देखिए, कर्नाटका में छात्र आंदोलन कर रहे थे अपनी तमाम मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में, बेंगलुरु में, और मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और गृह मंत्री प्रियांक खड़गे स्वयं गए और कैसे पेड़ के नीचे बैठकर, चबूतरे पे बैठकर छात्रों की बात सुनी और समस्या का समाधान किया। यह है कांग्रेस का चरित्र, यह है कांग्रेस पार्टी, यह है नेहरू और गांधी की पार्टी, यह है राहुल गांधी की पार्टी, जो संवाद और लोकतंत्र में विश्वास करती है, जो संवाद स्थापित करती है। हमारे कोई दुश्मन नहीं है कोई छात्र। ये नरेंद्र मोदी के जब से शासन आया है, किसान आंदोलन करेगा तो आतंकवादी, छात्र आंदोलन करेंगे तो आतंकवादी, मजदूर आंदोलन करेंगे तो आतंकवादी, देशद्रोही। जबकि देश के अंदर NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने वाली 2020 में RSS है जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पूरा शिक्षा मंत्रालय RSS के हाथों में हैंडओवर कर दिया। और मैं कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से भी कह रहा हूं, हमारे देश को दो लोगों से खतरा है। एक बाहर जमाते उल दावा हाफिज मोहम्मद सईद, वो देश से बाहर से देश के लिए खतरा है, जो देश पर अटैक करता है। और एक RSS और उसका संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो देश के अंदर देश की शिक्षा व्यवस्था को दीमक के तरह चाट कर खोखला कर दिया है। नहीं, लेकिन कल आप क्या एक्सपेक्ट कर ये रहे दोनों हैं? ये दोनों आतंकी संगठन समान है जी। कल आपको क्या लग रहा है, कल क्या हो सकता है पार्लियामेंट में? क्या डर के वजह से क्या चर्चा होगी, या फिर अनिश्चित काल के लिए हो सकता है पार्लियामेंट स्थगित भी हो जाए? देखिए, परिस्थितियां यह है कि ये भागने वाले कायर लोग और ये माफी वीर लोग, ये माफी मांगते हैं, कायर होते हैं, भाग जाते हैं। जब लोग अड़ जाते हैं तो भाग जाते हैं। ये बहुत बड़े चाणक्य बन रहे थे, बहुत बड़े ये बन रहे थे, हिम्मत होती तो आते ना, बात करते। और छात्र अगर संसद के दहलीज पे चले गए तो हिम्मत होती तो जाकर बाहर छात्रों से बात करते। अगर नेहरू होते, प्रधानमंत्री नेहरू को एक बार एक बुढ़िया ने उनका गर्दन पकड़ के कॉलर पकड़ लिया, कहा कि मुझे देश की आजादी से क्या मिला, तो नेहरू जी ने कहा तुम्हें ये मिला लोकतंत्र की, तुम एक प्रधानमंत्री का कॉलर खींच के पूछ रही हो कि क्या मिला। वो प्रधानमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री है जो देश की जनता से डरता है। बख्तरबंद गाड़ियां पूरे, मैं कार्यालय जाता हूं अपने, जम्मू कश्मीर और बाकी सब इलाकों से बख्तरबंद गाड़ियां लाई गई हैं
तुम अपनी देश की जनता से डरते हो? जो सीमाओं पे बख्तरबंद गाड़ियां लगनी थी, वो सारी बख्तरबंद गाड़ियां दिल्ली के अंदर है। इतना कमजोर आदमी है। और पूरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया नीलू जी। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मौजूदा कुलपति है, उसका नाम योगेश सिंह है। वो रज्जू भैया पूर्व संचालक का भतीजा है, और उसने पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को आरएसएस की लेबोरेटरी बना दिया है। 4500 नए असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए गए, उसमें 80% आरएसएस के झंडे वाला से लिस्ट आई वो बने हैं। 1500 जेसीटी कहते हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, 1500 आदमी लगे हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में। उससे 80% जो है 1200 से 1300 लोग आरएसएस पृष्ठभूमि के लगे हैं। आरएसएस के गोबर पढ़ो, सारा सिलेबस खत्म कर दिया है। हिंदी साहित्य में भी सिलेबस खत्म कर दिए गए। न तो छात्र हिंदी साहित्य सही से पढ़ पाएगा, न इतिहास सही जानकारी होगी, न कुछ होगी। जो ये कहेंगे वही होगा। न खाता न भाई, जो मोहन भागवत कहे वो सब सही, जो मोदी कहे वो सब सही। देश के वैज्ञानिक सोच को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो नेहरू जी ने बनाया था, नहीं, उस लेकिन आज दृष्टिकोण को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है, मैं अब आयुष्मान पांडे के पास आती हूँ कि आयुष्मान, आज मैं जानना चाह रही हूँ कि आज जिस तरीके का ड्रामा जो दिखा हमें संसद के अंदर, कि अचानक से जो मंत्री और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोल ही नहीं रहे थे, रोज प्रोटेस्ट हो रहा था, आज अचानक से उन्होंने क्यों सोचा कि डिस्कशन किया जाए, और उस पर शर्त भी लगाई गई कि डिस्कशन करने की शर्त ये होगी कि अमित शाह जब बोलेंगे तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो शर्त लगाई कि अमित शाह को जवाब देना ही होगा कि किसके कहने पर फायरिंग हुई थी। तो ये जो जवाबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और जो सुबह का ड्रामा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं, कि आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? थैंक यू नीलू जी। देखिए, प्रबल भाई ने एक बात बोली, ये जनता से डरते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जनता से डरते हैं, और जनता से क्यों डरते हैं ये सवाल है। इन्होंने ऐसा क्या किया है, इनको ये समझ में आता है कि इन्होंने ऐसा क्या क्या नहीं किया है जो जनता से डरने का कारण नहीं है। इन्होंने पिछले 12 साल में अपनी ये हालत बना ली है। जब आपको समझ में तो आता था ना कि आप बिल्कुल इनकम्पिटेंट हैं, अक्षम हैं, तो आपको एक हद के बाद, भाई मैं तो यही समझ सकता हूँ कि ये जो तमगा बांटते फिरते हैं देशद्रोह और देश प्रेम का, आप बताइए ना मुझे, जब आपसे देश चल नहीं पा रहा है तो आप भाई इतना कोई कौन सी वो लगी हुई है कुर्सी पे, गोंद लगी हुई है कि वो चिपक गई है आपसे, वो छोड़ ही नहीं रही है आपको। ये अमित शाह साहब को शायद लगा कि शाह नाम होने से वो शाही फरमान निकाल सकते हैं कि मैं, ये बात होगी तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं आके बात नहीं करूंगा। कमाल है साहब, आप, सरकार आपकी, संसद आपकी है ना, स्पीकर आपका, आप आइए 20 तारीख के बाद आ गए होते, 1-2 दिन में संसद चल गई होती, पूरा सेशन आपका। जो एक तो इनको कानून लाने का अब क्या राइट रह गया है, इनके पास क्या इनका इकबाल रह गया है इस सरकार का कि वो कोई भी कानून लाती है। अभी देखिए वो बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस बिल पे बहस चल रही है, 4 मिनट में वो पास हुआ है लोकसभा में। राज्यसभा में वो 1-1 मिनट दिया जा रहा है उस पर बहस के लिए। मजाक बना दिया है इन्होंने पूरे कानूनी वो संसदीय व्यवस्था को, मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। और कोई क्या बहस कर रहे हैं कि उनको रोका नहीं जाएगा। अरे भाई, आप आके बोलना है, वैसे आप आके बोलेंगे क्या? हम पहले भी देख चुके हैं, एप्स्टीन का इशू देख चुके हैं, हम अडानी और वो क्या था उसका, वो वाला इशू देख चुके हैं, हम ये सारे इशू देख चुके हैं। मोदी जी आते थे, वो बात किस बारे में करते थे? वो सारा का सारा आपके उस भाई आपके कांग्रेस के काल में वो हुआ है, लेकिन कांग्रेस तो अब सरकार में आप है ना। ऐसा या तो आप बोल दीजिए कि राहुल ही सरकार चला रहे हैं, बात खत्म हो जाएगी। सरकार आपकी है, आपको बोलना है, आपको जवाब देना है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आपको मालूम है कि आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आपको मालूम है, समझ में आता है कि आपने कबाड़ा कर दिया है, इसलिए आप अकाउंटेबिलिटी की बात अवॉइड करते हैं। अब आके आप संसद में आके
किस बारे में बात करेंगे, ये पूरे देश को मालूम है। देश सिर्फ ये कह रहा है अब कि आप आइए तो सही, अपनी कुर्सी पे तो बैठिए। देखिए, उस दिन जो बात हुई थी, चेयरमैन साहब ने, राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने रिक्वेस्ट की थी, आपको ध्यान होगा, उसमें उनको बोलने के लिए भी फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका काम है संसद में आके बैठना। कई बिल ऐसे हैं जो अभी आए हुए हैं जो गृह मंत्रालय से रिलेटेड है, उसमें भी आप आके बात नहीं कर रहे हैं, वो भी कोई और प्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये हद, इतना क्या डर है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये तो मसलमैन होते थे इंडिया के, चाणक्य माने जाते थे, पता नहीं किसने नाम दिया था। इतना डरपोक, मतलब इतना डर किससे है? मतलब विपक्षी पार्टियों से आपको इतना डर हो गया, और आप खेल क्या खेल रहे हैं कि ये डिसाइड समाजवादी पार्टी और कांग्रेस डिसाइड कर ले। क्या डिसाइड कर ले? कोई बताइए ना, मतभेद हो रहा है इनके बीच में, वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, खड़े होके पिछले 10 दिन से, 12 दिन से बारिश में भीग के आपको बोल रहे हैं आइए जवाब दीजिए। चलिए जवाब मत दीजिए, आइए तो सही। आप तो संसद, वो लोकसभा के अंदर ही नहीं घुस रहे हैं। आपने ऐसी हालत बना ली है आपको, मेरे ख्याल से आपको अब इस कुर्सी पे रहने का कोई राइट नहीं रह गया। आपने दिखा दिया लेकिन है आप अपने कल क्या कंडक्ट। एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है? और आपको क्या लग रहा है कि आज ये कोशिश की गई थी सरकार द्वारा कि किसी न किसी तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लड़ा दिया जाए, आपस में जूझते रहे कि कौन सा इशू डिस्कस करना है, राम मंदिर का या फिर छात्रों पर हुई बर्बरता का? देखिए, यहाँ पे बात यह है, हिंदुस्तान में पार्टीज नहीं है, दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है केवल, है ना। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़ी है इस मुद्दे पे, बाकी मुद्दों पे हाँ उनके अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में निपटान, अपना अपने मतभेदों को आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं, क्योंकि वो संसदीय परंपरा को समझते हैं। ये जो है भाजपा, और भाजपा नहीं है, भाजपा अब गायब हो चुकी है। अब आपके सामने राष्ट्रीय सेवक, स्वयं सेवक गैंग है। मैं संघ नहीं बोलता हूं इसको, ये अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये गिरोह है, जैसे माफिया होता है वो है। इश्यू क्या है? इश्यू है एजुकेशन पॉलिसी। बिल्कुल ठीक कहा प्रबल भाई ने, एजुकेशन पॉलिसी। जो एजुकेशन पॉलिसी आप लाए हैं, जिसमें आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, साहित्य आपने हटा दिया है उसमें से आपने इतिहास को गायब कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको से लग रहा आपने है कि क्या मजबूर हो सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह कल इस पर चर्चा करने के लिए? ये भी तो हो सकता है कि सरकार को लग रहा हो कि भाई जो जमीन है वो खिसक रही है, तो फिर अच्छा है कि हमारे पास 3 दिन है, हम एक दिन और या डेढ़ दिन में हम दोनों मुद्दों पर चर्चा कर ले। ये भी तो हो सकता है ना। मैं आपको बोल देता हूँ, मैं अभी आपको लिख के दे देता हूँ क्या स्पीच देंगे वो यही बताएंगे कि इंदिरा जी के समय में वो छात्र आंदोलन में गए थे, उनके साथ क्या हुआ था। यही बात करेंगे वो आके, यही बात करेंगे कि नेहरू जी के टाइम में क्या हुआ था। ठीक है ना। तो ये बहादुरी का मैं एक प्रमाण देता हूँ। एक बात प्रबल जी ने की, मैं भी एक बात बोल दूं कि जब दिल्ली में विभाजन के बाद राइट्स चल रहे थे, तो नेहरू जी कहीं, मतलब उनको पता लगा कि कहीं दंगे कर रहे हैं, तो वो खुद गए और जीप से कूद के भीड़ के बीच में उनको रोक दिया। ये गृह मंत्री है हमारे, ये 20-25 गाड़ियों के कैवलकेड में चलते हैं, ये इनकी क्या, ये आके क्या बोलेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, यही सब बात करेंगे कि कांग्रेस के टाइम में ये हुआ। भाई कांग्रेस की सत्ता नहीं है, सत्ता आपकी है, आपको कंट्रोल करना है संसद, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं संसद। साफ बात है, आपके हाथ से बात निकल चुकी है, आपने अभी तक जवाब देश को ये बताया आपने। चलिए बाकी छोड़िए, 20 तारीख को क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, आप ये बताएं जब वो जंतर मंतर पे शुरू हुआ था, आपने कमिश्नर को क्यों बदला? सिर्फ इतना बता दें, कारण क्या था? कमिश्नर, वो पहले पुराने वाले कमिश्नर ने ऐसा क्या किया था जो अचानक एक दिन विद इन आवर्स, मतलब आपने चेंज कर दिया था? नए वाले कमिश्नर को क्यों लेके आए थे? इसीलिए लाए थे कि ये कील वाले डंडे हों और पैलेट गन्स हो। बात बहुत सिंपल है, बात बहुत सिंपल है कि आपके हाथ से बात निकल चुकी है। अब आप आके कल कुछ भी बोलेंगे, आप इन 3 इश्यूज पे बात नहीं करेंगे। इश्यूज क्या है? पहले 20 तारीख को आपने ऐसे क्यों अलाउ किया? दूसरा, मोदी जी माफी मांगे। तीसरा, चंदा चोरी। बात क्यों नहीं करें? अब कर रहे हैं आप। ये तीनों के तीनों आपके कंट्रोल में हुआ है, डबल इंजन सरकार में। ठीक है,
अब मैं शाही साहब से कहूंगी अंतिम कमेंट के लिए, और यही कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल कल हो सकता है कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हो और उसमें कुछ ना कुछ निर्णय हो। क्या आप नेगेटिव सोच रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि सरकार अपने होशो हवास में ये कहे कि भाई ठीक है, हम चर्चा के लिए तैयार है, आप जो सवाल हमसे पूछेंगे हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? ये भी तो हो सकता है। अगर वो राहुल गांधी जी ने जो कहा अगर खर्च होगा, अगर गट्स होगा, अगर हैसियत होगी, तो अमित शाह आकर जवाब देंगे, और कायर होंगे तो भागेंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग आएंगे, ये भागेंगे ही, और आएंगे भी तो उल्टी पुल्टी बातें करके हंगामा करवा के सदन को खुद, कल देखिएगा, कल बीजेपी खुद सदन को रोकने की कोशिश करेगी। मैं पहला आपको बता दे रहा हूं, कल खुद वह झारखंड का मुद्दा उठाकर कल सदन को डिस्टर्ब करेगी खुद। मैं आज आपको बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं कि दिल्ली के मुद्दे को दबाया जा सके, जो छात्रों पर गोली चली है बिहार में वो दबाया जा सके, जो लड़कियों को अपमानित किया जा रहा है, महिला पत्रकारों को गाली दिया जा रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये हो रहा है। और मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी को भी मेरा आग्रह है कि अपने नौकरशाही में निपेंद्र मिश्रा ढूंढ लो आप। वो संघी कौन था? एक संघी घुस गए नौकरशाहियों में, और ये सरकार चल नहीं पा रही है नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से। तो नरेंद्र मोदी अमित शाह इस्तीफा दे, देश छोड़कर जाए, घर छोड़कर घर जाए, बैठे, देश राहुल गांधी जैसे लोगों के हाथों में आए तो देश चल पाएगा। बिना वैज्ञानिक सोच के कुछ नहीं होने वाला। हर विश्वविद्यालय में वीसी संघी बन गया है। शिक्षा में कोई बचा नहीं है, सब शिक्षा खत्म हो चुकी है। कोई जॉब निकलने वाली नहीं है मौजूदा सरकारों को। जितने भी झारखंड में भी जितने भी जेएसएस वाले हैं वो सब मैक्सिमम संघी हैं। और सुन लीजिए एक और चीज, जितना पेपर प्रिंट हो रहा है, अब मैं एक और नई चीज बता दे रहा हूं, जितना प्रिंटिंग प्रेस है, जहां से पेपर छपते हैं एग्जाम के, सब संघियों का पेपर है, पेपर प्रिंट पेपर है। वह संघ को डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, सब जगह पेपर वाला, पेपर जो प्रिंट करता है वो संघी है। इसका एग्जाम्पल है कॉम्प, जो तेलंगाना में तेलंगाना हैदराबाद में जो कॉम्प जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको सीबीएसई का काम दिलाने का काम श्री इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी ने किया, जो संघी लोग चलाते हैं, और वो अहमदाबाद गुजरात से चलती है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। शाही साहब, इस पर किसी और दिन कार्यक्रम कर लेंगे जब कुछ और पूछ आएंगे, लेकिन अभी तो कल देखना होगा कि कल क्या होता है संसद में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। एक बात बोलता चलूंगा मैं, लास्ट चीज की, ये संसदीय कार्य मंत्री को अपने बॉस से, प्रधानमंत्री से अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर लेनी चाहिए कि वहां जो लोग क्राइज ऑफ अपील आ रही है कि अब वहां पे चाइना इंकर्जन हो रहा है, उसके बारे में जरा बात कर ले। वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।